नमस्कार, मैं रविश कुमार। गोदी मीडिया को मुद्दों की सप्लाई कौन करता है, इसका पता इन दिनों रेवड़ी संस्कृति की बहस से चल जाता है। जिस तरह गोदी मीडिया धर्मशास्त्री बनकर धर्म के नाम पर नफरत को हवा देता रहता है, उसी तरह इन दिनों अर्थशास्त्री बनकर रेवड़ी संस्कृति के नाम पर आपको भरमा रहा है। बहस को निराकार रूप दिया जा रहा है, जैसे इसकी आकाशवाणी हुई हो। बहस की शुरुआत करने वाले ने खुद कितनी रेवड़ियां बांटी हैं और क्यों बांटी हैं, इस पर कोई सवाल नहीं। जो देश गोदी मीडिया देखकर धर्म और अर्थशास्त्र का ज्ञान हासिल कर रहा है, उस देश का विकास कोई नहीं रोक सकता है। बस डेडलाइन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, 2015 में 2022 की तरफ और 2022 में 2047 की तरफ। स्क्रीन पर इन तस्वीरों के आते ही कितनी चमक पैदा हो गई। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी सोने के भंडार में ले आया हूं, जहां भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और लोग अपनी छतों पर गेहूं की जगह इन गहनों को सुखा रहे हैं। मेरा जोर सोने के असली और नकली होने पर नहीं, बल्कि इसकी चमक पर है कि इसी तरह नकली मुद्दों में असली मुद्दे की चमक पैदा कर अर्थशास्त्री एंकर रेवड़ी संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और अजय सिंह ने इन तस्वीरों के जरिए यह बताया कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, मगर महंगाई यहां भी आ गई। इन गहनों का बाजार बताता है कि इस देश में कितनी गरीबी है, जहां 25,000 महीना कमाने वाला भी 10% सेठों की गिनती में आ जाता है, नकली गहना खरीदता है। आइए आज हम टारगेट का कैलेंडर बनाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इस देश में टारगेट की रेवड़ी संस्कृति लॉन्च हो चुकी है। कई बार टारगेट ठोस पदार्थ के रूप में दिए जाते हैं, जैसे सबको घर मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। कुछ टारगेट प्रण और प्रतिज्ञा के रूप में दिए जाते हैं, ये वायवीय होते हैं, जैसे विरासत पर गर्व करना, गुलामी के एहसास से मुक्ति पाना वगैरह वगैरह। हम एक चार्ट बनाकर बताना चाहते हैं कि इस समय देश में कितने प्रकार के टारगेट घोषित रूप से चल रहे हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगले 25 साल को अमृत काल घोषित किया जा चुका है। आप इस चार्ट में देखेंगे तो हमने चंद टारगेट का ही चयन किया है, वरना 100 साल का कैलेंडर ही बनाना पड़ जाता है। इसमें केवल 2022, 2047, 2052 और 2100। 2022 में गंगा साफ होनी थी, सबको घर मिल जाना था। 2047 के लिए सरकार विजन दस्तावेज की तैयारी कर रही है। इस चार्ट में 2052 इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान है कि भारत अगले 30 वर्षों में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का आकार ले लेगा। 21वीं सदी इसलिए है कि 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर 21वीं सदी के लिए 8 विजन की बात की थी, जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपे हैं। 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान अचानक चर्चा पैदा कर दी गई इन अर्थशास्त्रियों के जरिए कि 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। फिर 2022 आ गया, अब लगने लगा कि 24 भी आ ही जाएगा, तो चर्चा शुरू हो गई कि 2052 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $30 ट्रिलियन का हो जाएगा। भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार 3 प्रकार के टारगेट देते हैं। एक बयान में कहते हैं कि 26-27 तक $5 ट्रिलियन का आकार हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, 2033-34 तक $10 ट्रिलियन का और 2040 में $20 ट्रिलियन का। इसके अलावा पीयूष गोयल का $30 ट्रिलियन का है। ये सभी बयान अलग अलग अखबारों में छपे हैं। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था कोई $3 ट्रिलियन के आसपास नजर आती है। पिछले साल अगस्त में सरकार ने लोकसभा में जो आंकड़े रखे, उससे एक अंदाजा मिलता है कि अर्थव्यवस्था का आकार किस रफ्तार से बढ़ता है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों का हिसाब देते हुए बताया कि 2018-19 में $2.7 ट्रिलियन, 2019-20 में $2.9 ट्रिलियन, 2020-21 में $2.7 ट्रिलियन, 2021-22 में $3.0 ट्रिलियन, यह अनुमानित आंकड़ा है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था का आकार झट से डबल नहीं होता। इससे आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि $5 ट्रिलियन तक पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा।
इसके बारे में जून 2019 में सरकार ने लोकसभा में बताया कि वाणिज्य मंत्री के निर्देशन में एक समूह काम कर रहा है जिसके अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इसी जवाब में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकड़े का जिक्र है कि 2023 तक $4.6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया कि 2020-21 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था $3.0 ट्रिलियन ही होगी। वैसे इस साल अगस्त में राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध के कारण $5 की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में अभी कुछ और वर्ष लग सकते हैं। मेरी बात कड़वी लग गई तो अब मीठी रेवड़ियां खा लीजिए। खा तो नहीं सकते, टीवी पर देख लीजिए कि बनती कैसी। $30 ट्रिलियन के टारगेट से हिंदी के अखबार भरे पड़े हैं। इसी सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा है कि अगर भारत अगले 5 साल तक 9% की दर से विकास करेगा तब जाकर 2028-29 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा। तब आप समझ गए खेल। ये तो अभी $5 ट्रिलियन वाला ही खिसकाया जा रहा है। यही वो रेवड़ी है जो चीनी और तिल से बनती है। 15 किलो रेवड़ी बनने में 2 घंटे का समय लगता है। इस समय रेवड़ी के भाव 120 रुपए किलो हैं। लखनऊ वालों को अपनी रेवड़ी पर बहुत नाज है। उन्हें काफी बुरा लगता ही होगा कि इस तरह से उनकी रेवड़ियों की धुनाई चल रही है। सस्ती और टिकाऊ मिठाई होने की सजा इन रेवड़ियों को क्यों दी जा रही? बाकी आप 5, 10, 20, 30, 40, $50 ट्रिलियन की रेवड़ी का सपना देखते रहिए। रेवड़ी लाई प्रसाद सब सारे सस्ते थे, इसमें 5% जीएसटी लग गया, जिससे 5% बढ़ गया दाम। अच्छा, तो पहले से अब में 5% दाम बढ़ चुका है। ओके, किस किस चीज में दाम बढ़ा है? दाम इसमें भी बढ़ा है, रेवड़ी में भी, लाई में भी, चूड़े में भी। हमारी अर्थव्यवस्था का संकट ऊपर नहीं नीचे दिखाई देता है जब आपको 25,000 रुपया महीना कमाने वाला भी मुश्किल से नजर आता है। इसलिए रेवड़ी संस्कृति पर बहस फालतू है। इस बहस के जरिए विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है और बहस कहीं से कहीं पहुंच रही है ताकि सरकार को बचाया जा सके। जिस साल नोटबंदी हुई थी उस साल इसी तरह अर्थशास्त्री एंकर मैदान में आ गए, जैसे इन दिनों रेवड़ी संस्कृति को लेकर ज्ञान बांट रहे हैं। याद करना जरूरी है कि कैसे नोटबंदी के बाद गोदी मीडिया अर्थशास्त्री हो गया। रेवड़ी संस्कृति की तरह काला धन दूर करने का मंत्र आपके कानों में आंखों के जरिए फूंकने लगा था। गोदी मीडिया के एक चैनल की हेडलाइन थी कि दीजिए 50 दिन और मिलेगा सपनों का भारत। एक अन्य चैनल के कार्यक्रम का टाइटल था ब्लैक मनी पे मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरे चैनल ने हेडलाइन लगाई रिस्क के आगे मोदी है। बेनामी संपत्ति पे सर्जिकल स्ट्राइक, ब्लैक मनी का उपाय, पियो कड़वी चाय, काले धन के खिलाफ मोदी का सीक्रेट मिशन। इन सब टाइटल और हेडलाइन से जो माहौल बनाया गया उसी तरह का माहौल रेवड़ी संस्कृति के नाम पर बनाया जा रहा है। बाकी भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी तुकबंदियों का क्या हुआ आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी तक अपने भाषणों में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जनता से प्रण करवा रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला राजस्थान के जालौर गए हैं। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमेशा ही किसी घटना को लेकर नए नए तथ्य आते रहते हैं। इसके प्रति हर किसी को सचेत रहना चाहिए और खुले मन से देखना चाहिए। लेकिन इसी के साथ यह भी देखना चाहिए कि नए नए सवालों को नए नए तथ्यों के रूप में स्थापित करने के लिए कौन दबाव डाल रहा है। समाज या पंचायतें दबाव डाल रही हैं या कोई और दबाव डाल रहा है। पंचायतों के दावों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जालौर के मामले में मटकी को गायब किया जा रहा है उससे संदेह गहरा ही होता है। कोई मटकी गायब कर रहा है तो कोई मारने की बात ही गायब कर दे रहा है। 20 जुलाई को इंद्र मेघवाल को मारने की घटना सामने आई और केस दर्ज होता है 11 अगस्त को, जब अहमदाबाद का अस्पताल कहता है कि यह मेडिको लीगल केस है। अगर मारने की घटना नहीं थी, सहज बीमारी का मामला था,
तब अस्पताल ने क्यों कहा कि मेडिको लीगल केस है। 23 दिनों तक इंद्र मेघवाल के पिता दयाराम मेघवाल 7 अस्पताल में गए हैं। इसी की जांच होनी चाहिए कि अहमदाबाद के अस्पताल ने मेडिको लीगल केस कहा तो बाकी को क्यों मेडिकल लीगल केस नहीं लगा। हमने मीडिया रिपोर्ट से इन अस्पतालों के नामों की सूची तैयार की है। बागोदा के बजरंग हॉस्पिटल में 2 दिन इलाज हुआ। भिनमाल के आस्था मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए भर्ती हुआ। भिनमाल के त्रिवेणी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में 2 दिन के लिए भर्ती हुआ। डीसा के करनी हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए भर्ती हुआ। उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और फिर उसके बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां इंद्र मेघवाल की मौत हो गई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ल को राजस्थान के एडीजी क्राइम रवि प्रकाश ने बताया कि अहमदाबाद के अस्पताल से फोन आया कि मेडिको लीगल केस दर्ज होना चाहिए। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बाकी 6 अस्पतालों को ऐसा क्यों नहीं लगा? यह अस्पताल प्रेस को कुछ और बता रहे हैं और पुलिस को कुछ और। 17 अगस्त को प्रिंट की मोहना बासु ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के उच्च स्तरीय सूत्रों ने कहा कि जब बच्चे को सिविल अस्पताल लाया गया तब उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। अभी हमने बताया कि हमारे सहयोगी को राजस्थान के एडीजी क्राइम ने बताया कि अहमदाबाद के अस्पताल से फोन आया कि मेडिको लीगल केस है। इंडियन एक्सप्रेस में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के मेडिकल अफसर रजनीश पटेल का बयान छपा है नाम से कि 15 अगस्त को पोस्टमार्टम हुआ, विसरा जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लगेगा। इसी अस्पताल का एक बयान प्रिंट की मोहना बासु की रिपोर्ट में है कि इंद्र का लंबे समय से कान में संक्रमण का इलाज चल रहा था। 2017 की मेडिकल रिपोर्ट की बात है। प्रिंट में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के एक उच्च स्तरीय सूत्र ने बताया है, बयान दिया है कि इंद्र को CSOM नाम की पुरानी बीमारी थी जिससे सुनने की क्षमता चली जा सकती है। सूत्र ने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन इस सूत्र ने यह भी तो नहीं कहा कि इस बीमारी के कारण कोई मर जाता है। तो इस तरह से कई तरह के बयान मिलते हैं। बीमारी और मरने के कारणों के बारे में डॉक्टरी जांच से ही तथ्य स्थापित होंगे। हमने बस आपको यह बताया कि अलग अलग जगहों पर क्या छपा है। पुलिस, डॉक्टर, अस्पताल, परिवार, गांव के लोग और स्कूल के लोग क्या बोल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में थप्पड़ मारने को लेकर कई तरह के प्रसंग हैं। टीचर का एक बयान है कि उन्होंने 1 थप्पड़ मारा, कहीं छपा है कि 3-4 थप्पड़ मारे। 17 अगस्त के भास्कर में आरोपी टीचर छैल सिंह का बयान छपा है कि बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, इस पर मैंने 1 थप्पड़ मारा था। बच्चे के कान में रस्सी आने की समस्या थी। इस दौरान बच्चे के मटके से पानी पीने के कारण पिटाई के आरोपों से उन्होंने इनकार किया है। भास्कर में ही यह कहानी इस तरह से छपी है कि चित्रकला की किताब को लेकर इंद्र और साथी राजेंद्र में झगड़ा हुआ, तब टीचर ने दोनों को 1-1 चांटा मारा। क्या 1 थप्पड़ मारने से समस्या इतनी गंभीर हो गई? बच्चे की आंख इतनी सूज गई या कहानी कुछ और है? इस सवाल का जवाब डॉक्टर ही बता सकते हैं कि कान में रस्सी आने से क्या किसी की मौत होती है या उसे इतना मारा गया होगा जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। हमारे रिसर्च में तो यही निकल कर आया कि ज्यादा से ज्यादा सुनने की क्षमता जा सकती है। यह जरूर लिखा है कि आमतौर पर होता तो नहीं, लेकिन दिमाग की नसों में रक्त जम सकता है जिससे जान जा सकती है। इस रिपोर्ट में इंद्र की मां ने कहा है कि इंद्र का बड़ा भाई नरेश भी उसी स्कूल में पढ़ता है और 3 साल से जातिगत भेदभाव की शिकायत नहीं सुनी गई है। मां कभी स्कूल में नहीं गई, मगर भास्कर से कहा अखबार से कि बेटे ने बताया कि मटकी छूने के कारण मारा गया। यही बात इंद्र के पिता ने भी कही है। पड़ोसी और गांव के लोगों के बयानों का मतलब घटना की जांच को लेकर नए नए सवाल पैदा करना है, मगर सवालों का संबंध धारणाओं से ज्यादा लगता है। कई लोगों ने कहा कि स्कूल में जातिगत भेदभाव नहीं होता था और छैल सिंह भी ऐसा नहीं करते थे। भास्कर अखबार में जालौर से भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग का बयान छपा है और यह बयान उन्होंने मीडिया में दिया है। इसमें वे कहते हैं कि सरस्वती विद्या मंदिर के एक पार्टनर राजपूत समाज से हैं और एक अनुसूचित जाति से। कई शिक्षक भी अनुसूचित जाति के हैं, एक शिक्षक अनुसूचित जनजाति के हैं। ऐसे में अलग अलग पानी पीने के बंदोबस्त नहीं हो सकते। विधायक का कहना है कि जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सही बात है। मीडिया में घटना के वक्त जालौर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल का बयान छपा कि स्कूल में पानी की एक टंकी है, वहीं पर सारे लोग पानी पीते हैं।
मटकी वाली बात की पुष्टि नहीं हुई है, यह पुलिस ने कहा था। 20 जुलाई को घटना हुई, 13 अगस्त को इंद्र मेघवाल की मौत हो जाती है। इतने दिनों में मटकी फेंकी भी जा सकती है। तमाम स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों के लिए पानी की व्यवस्था अलग अलग होती है। सौरभ ने यह भी नोट किया कि जिस टंकी के बारे में कहा जा रहा है कि सभी एक साथ एक नल पर पानी पीते थे, उसमें 2 नल लगे हैं। एक नल पुराना है जो नीचे है, काफी झुकना पड़ता है, लेकिन दूसरा नल है उस पर नया नया सीमेंट नजर आ रहा है जो ऊपर है। क्या यह नया नल या नया सीमेंट इसलिए लगाया गया क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि पानी की टंकी में नल तो नीचे है, शिक्षक इतना झुककर पानी नहीं पी सकते, मटकी से ही पीते होंगे। नया सीमेंट और नए नल का एंगल क्या है? सौरभ शुक्ल जालौर के सुराना गांव गए थे, वहीं से उनकी यह रिपोर्ट है। राजस्थान के जोधपुर से लगभग 230 किलोमीटर दूर जालौर जिले का सुराना गांव। 50 साल के देवाराम अपने 9 साल के बेटे इंद्र मेघवाल की तस्वीर के बगल में उदास बैठे हैं। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। देवाराम का आरोप है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले उनके बेटे को 20 जुलाई को स्कूल के हेडमास्टर छैल सिंह ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उनके बेटे ने पानी पीने के लिए घड़े को छू लिया था। पिटाई से छात्र के कान और आंखों पर गंभीर चोटें आई थीं। देवाराम 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक अपने बेटे को 5 शहरों के 7 अस्पताल ले गए, लेकिन बचा नहीं सके। 13 अगस्त को इंद्र नहीं रहा। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। जो मास्टर मटके में पानी पी दो। अच्छा, पानी पी दर बाद में मारपीट की। मटके से पानी पी रहा था तो शिक्षक ने पीटा। पीटे से नाड़ एक ब्लॉक होगी, नस कान की आँख की, कान की। ये जब भी हाथ पैर काम नहीं करते थे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उसको हमारा हाथ हेमरेज बन गया। हेमरेज हो गया। पता कब चला कि आपके बच्चे को पीटा है? बच्चा आया होगा घर पे, बताया? शाम को 4 बजे आया। शाम को पता चला मेरे कान दो के मास्टर मारा है। मैं सूरनम गयो अस्पताल, बागुड़ा, बिनमाल, डिसा, मैसोना, उदयपुर, गीतांजलि, अहमदाबाद, शिवम में। तो मतलब आप कम से कम 10 अस्पताल गए, फिर एंड में अंत में आप गए अहमदाबाद। 25 दाड़ा में ये घूम रहा। हम परिवार के आरोपों की सच्चाई जानने गांव के प्राइवेट सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल पहुंचे। स्कूल की इमारत जर्जर नजर आई। बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, न कुर्सी न चटाई। ये स्कूल 8वीं तक है। यहाँ 300 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 64 बच्चे अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। यहाँ हमारी मुलाकात स्कूल के नए हेडमास्टर अशोक कुमार से हुई। अशोक कुमार ने बताया कि वो भी अनुसूचित जाति से हैं। स्कूल प्रशासन की माने तो स्कूल में ना कोई मटका है और ना ही छैल सिंह ने पानी पीने को लेकर इंद्र मेघवाल की पिटाई की थी। तो आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर मटके से पानी नहीं पिया जाता है, टंकी से पानी पिया जाता है। जो भी बालक वगैरह है ना, उनके भी आप पूछ सकते हो कि सभी बच्चे कहाँ से पानी पीते हैं। अच्छा, हाँ, तो सब टंकी से पानी पीते? सब टंकी से पानी तो पीते। मटके वाली बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं रखते सर। हुआ क्या था? आपस में बता रहे हैं कि 2 छात्र लड़ रहे थे, मतलब मारपीट के मामले में वो सर को पता है क्या हुआ था, और 2 बच्चे भी बता रहे हैं, उनका भी जिक्र हुआ है कि भाई 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। ये बात सर है। और दोनों को मारा फिर? हाँ, दोनों को एक थप्पड़ मारी। एक थप्पड़ मारा। हाँ। तो अशोक जी ये बताइए, आप किस जाति से हैं? मैं जिनगर जाति से हूँ। अनुसूचित जाति से हैं आप। क्या यहाँ पर भेदभाव होता है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता। इस भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होता। सभी सम्मान पूर्वक व्यवहार है। स्कूल की पानी की टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। एक नल तो पुराना है, पर दूसरे नल पर लगा सीमेंट ताजा है। ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले ही ये नल लगाया गया हो। हमने इंद्र के सहपाठी राजेश से बात की। राजेश के मुताबिक वो और इंद्र किताब को लेकर झगड़ रहे थे, इसलिए शिक्षक ने दोनों को ही एक थप्पड़ मारा था।
क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम दोनों झगड़ रहे थे, शैल सिंह ने आके हम दोनों को एक एक थप्पड़ मारा था। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि इंद्र 2008 से कान की बीमारी क्रोनिक स्प्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया से पीड़ित था। 2018 से इंद्र का इलाज गांव के सरकारी अस्पताल में चल रहा था। इसके चलते कान पर थोड़ी सी चोट भी जानलेवा साबित हो सकती थी। इंद्र के परिवार का कहना है कि शिक्षक बच्चों में झगड़े वाली बात गांव के राजपूतों के दबाव में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे, इसलिए मास्टर ने दोनों लड़कों के मारा। और उस स्कूल में ये कह रहे हैं कि 4 अनुसूचित जाति के शिक्षक और पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं अनुसूचित जाति के। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते हैं। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। सर उनके ऊपर भी दबाव है प्रशासन का, गाँव वालों का। ठाकुर का दबाव है। ठाकुर का दबाव है। राजस्थान पुलिस ने आरोपी शिक्षक छैल सिंह को हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं के अंतर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 11 अगस्त को अहमदाबाद में जब बच्चा भर्ती था तो वहाँ से डॉक्टर का फ़ोन आया कि ये मेडिको लीगल केस है। उसके बाद परिवार वालों को FIR दर्ज कराने के लिए यहाँ से पुलिस ने बात की। उन्होंने कहा अभी हम इलाज करा रहे हैं, और दुर्भाग्य से 13 तारीख को जब बच्चे की डेथ हुई है उसके बाद ये FIR दी गई है और 302 और धारा 3 SC/ST एक्ट में JJ एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अभी जो आरोपी टीचर है छैल सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी की गई। परिवार को SC/ST सहायता और कांग्रेस की तरफ से 20 लाख रुपए भी दिए गए हैं। एक बात तो तय है कि बच्चे की पिटाई की थी। शैल सिंह जो शिक्षक है उसको मारा गया था। अब इसके 2 पक्ष बताए जा रहे हैं। पहला पक्ष परिवार का है कि वो निचली जाति का था, मटके से पानी पी रहा था इसलिए उसको पीटा। दूसरा पक्ष कह रहे नहीं, 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे, इसमें जातिगत कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस इलाके में घूमें तो जाति एक सच्चाई है। भले ही हमारे देश के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से हों, पिछले राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से रहे हों, लेकिन जाति इस समाज का सत्य है और वो इस गांव का भी सत्य है, वो जालौर का भी सत्य है। और इस घटना में सच्चाई क्या है वो तो पुलिस की जांच में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हत्या और SC/ST की धाराओं में गिरफ्तार किया है। सहयोगी अश्विनी मेहरा और गणपत के साथ जालौर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। एक रिपोर्ट और मिली जो क्विंट नाम की वेबसाइट पर है। इसमें इंद्र के पिता और शिक्षक छैल सिंह की बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें पिता पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे मार दिया बच्चे को, तो शिक्षक कहते हैं कि मस्ती की होगी तो मार दिया। फिर शिक्षक कहते हैं कि इलाज का खर्चा दे देंगे। उम्मीद है इन सभी पहलुओं की जांच होगी और सारे तथ्य विश्वसनीय तरीके से सामने लाए जाएंगे। बलात्कार की सजा काट रहे दोषी को अगर समय से पहले विशेष रिहाई दे दी जाए, उसका स्वागत फूल मालाओं से किया जाए, तो निश्चित रूप से उसी समाज में रह रही उस महिला का विश्वास हिल जाएगा। जिस तरह से फूल माला पहनाने की घटना का बचाव किया जा रहा है, उससे पता चल रहा है कि इस मामले को भीतर ही भीतर राजनीतिक समर्थन देने की तैयारी चल रही है। बिल्किस बानो ने कहा है कि दोषियों की रिहाई ने उसकी शांति छीन ली है, न्याय में उसके विश्वास को हिला दिया है। बिल्किस ने अपील की है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिल्किस ने पूछा है कि क्या किसी महिला के साथ इंसाफ का अंत इस तरह से होना चाहिए। नमस्ते याकूब जी, आप हमसे बात कर रहे हैं। बिल्किस को इतने सालों तक नर्क झेलना पड़ा है और अब यह फैसला आ गया है। बिल्किस ने इस पर क्या कहा है? इतने साल लड़ाई लड़ने के बाद आज जो फैसला जो 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने जो आरोपियों को 11 को रिहा कर दिया, उस बारे में हम बहुत सदमे में हैं और हमको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि ये क्या हुआ है। जब लोकल मीडिया से पता चला हमको कि भाई आपके केस के आरोपियों को छोड़ दिया गया है, तो हम अचानक से चौंक गए और हमको पूरे घर में एक बहुत बड़ा शॉट लगा कि क्या हो गया।
याकूब जी बताइए, 2002 में जो हुआ था वह एक बंद अध्याय था जिसे अब फिर से खोल दिया गया है। हम अभी तो कहने का मतलब जो भी आज 11 आरोपी को जो छोड़ दिया गया है उसके बारे में जो हम आज जो इतनी बड़ी अदालत ने और बॉम्बे हाई कोर्ट तक उनका सजा का बरकरार रहना और सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर अभी तक का उनका कॉम्पिटिशन कब तक का चुकादा जो हमारे देश के संविधान ने हमको जो सपोर्ट किया था, और आज हम वो सोच रहे हैं कि एक ही झटके में हमारी 18 साल की लड़ाई खत्म हो चुकी है। क्या अब आप इस कोर्ट में चुनौती देंगे? देखो, इस वक्त हम बहुत सदमे में हैं। हम बिल्किस की बहुत मायूस है, किसी से अभी बात भी नहीं कर रही है और बहुत मुश्किल है। जो डर वो लोग आरोपी जब पैरोल पे छूट के आ रहे थे तो कम डर था, लेकिन आज वो पूरी तरह छूट गए हैं तो डर हमारे दिल में और हमको बहुत डर लग रहा है। इन लोगों के रिहाई पर बिल्किस से सलाह नहीं ली गई, क्या आप मानते हैं कि ये बहुत गलत था? बिल्कुल गलत। जो इनकी रिहाई की कोई सुनवाई, कुछ भी हमारे पास लीगल नोटिस स्टेट गवर्नमेंट ने या कुछ भी हमको बताया नहीं कि आप, तो हमको कैसे पता चलेगा? आपको सॉरी क्या बता रहे थे? उनको एकदम मतलब आपका कोई आइडिया नहीं था? बिल्किस को किसी ने बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। जब तक लास्ट मोमेंट में लोकल मीडिया से पता चला हमको कि आपके केस में 11 आरोपी को स्टेट गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। क्या अब आप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है क्योंकि इन लोगों को रिहा कर दिया गया है? जी, आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने शारीरिक सुरक्षा के लिए को लेकर चिंतित है क्योंकि इन लोगों को रिहा कर दिया गया है? बहुत चिंतित है हम लोग। तो आप लोग क्या करेंगे? मतलब और कहीं जाना पड़ेगा आपको, और कहीं रहना पड़ेगा आपको? आप और कहीं जाना चाहेंगे? मतलब आप क्या करेंगे अब? देखो, अभी हम कोई चीज बता नहीं पा रहे हैं हमको क्या कहीं जाना है, क्या है करना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई लीगल कोई पेपर नहीं है और हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जब तक उनको जानकारी देने के हमको पता चलेगा तभी उसके में कुछ कर पाएंगे, लेकिन अभी हम बहुत दुखी है। क्या आप मानते हैं कि ये बिल्किस को निशाना बनाने की एक राजनीतिक साजिश है? मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है और जो 11 बिल्किस के साथ जो हुआ है और 11 दोषी को स्टेट गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है, वो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 महीने के दौरान जमकर बारिश हुई है। इससे भयंकर तबाही आई है। राज्य के प्रधान सचिव ओंकार चंद्र शर्मा का बयान आया है कि बारिश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में 206 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग लापता हैं। अमेरिका की एक संस्था की रिपोर्ट है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण 2019 में 1 लाख की आबादी पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आप ब्रेक ले लीजिए। अनुराग द्वारी ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट फाइल की कि मध्य प्रदेश के 5 लाख बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं साइकिलें नहीं दी जा रही हैं, जिस कारण स्कूल जाने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ साइकिलें कबाड़ हो रही हैं, दूसरी तरफ दी भी नहीं जा रही हैं। अनुराग को लगा कि खबर चलते ही सरकार तुरंत कदम उठाएगी, मगर कई दिनों से वे इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने आगर मालवा के बच्चों को साइकिल उपहार में भेजी है। शराफत, फरदीन, संदीप जैसे कई छात्रों का सफर अब थोड़ा सुहाना और कम हो गया है। 15-20 किलोमीटर पैदल नहीं, अब वो साइकिल से स्कूल आ सकते हैं। सबसे पहले मैं एनटीटीवी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी पीड़ित घटनाएं हैं उनको रिकॉर्ड करके आगे पहुंचाया। वरुण गांधी जी को उन्होंने उनकी सहायता से, जफर भाई की सहायता से हमें वो खबर पहुंचाई। उन्होंने अरुण गांधी जी को
उन्होंने हमें साइकिल प्रदान की। साइकिल से हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा, हम साइकिल से जल्दी पहुंच जाएंगे और स्कूल में पहुंचेंगे और हमारा जो ख्वाब है पुलिस बनने का वो हम पुलिस बन के दिखाएंगे। हमारे जो बच्चे गांव से आते थे पैदल तो उन्हें बहुत कठिनाई होती थी, मतलब करीब 6 किलोमीटर आना जाना पैदल पड़ता था। और अभी जो साइकिल से आएंगे तो हमें इन बच्चों की सुविधा मिलेगी और टाइम से बस पकड़ के ये हमारे स्कूल प्राप्त कर लेंगे और टाइम से टाइम स्कूल आएंगे। एनडीटीवी पर खबर देखकर सांसद वरुण गांधी ने इन बच्चों के लिए साइकिल भिजवाई है। वरुण गांधी जी ने जो ये साइकिल वितरण करवाया है, ये अपने आप में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में एक संवेदनशीलता का उदाहरण है कि ज़रूरतमंद लोगों को साइकिल की समस्या का समाचार एनडीटीवी के प्राइम टाइम में चला और उन्होंने है जो मतलब साइकिल ये उपलब्ध कराई। वैसे 25 बच्चों को साइकिल भले ही मिल गई हो, मगर मध्य प्रदेश के हजारों बच्चों की उम्मीदें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। जिस सरकार से रफ्तार की उम्मीद थी उसने तो सफर शुरू भी नहीं किया, लेकिन कम से कम वरुण गांधी की पहल से 25 बच्चों की ही साइकिल में खुशियों का पहिया जरूर लग गया। आगर मालवा से अपने सहयोगी जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। चीन की रणनीति भारत को लेकर क्या है, इसका अंदाजा उसकी हरकतों से मिल रहा है। अब एक नई बात यह सामने आई है कि पूर्वी अफ्रीका के एक छोटे से देश जिबूटी में चीन के नौसेना बेस ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया है, वो ऑपरेशनल है। एनडीटीवी को मिली सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में यह साफ है। हिंद महासागर के इस क्षेत्र में चीन के युद्धपोत भी तैनात हो गए हैं। सवाल है कि यह हमारे लिए चिंता की बात क्यों है। जिबूटी हिंद महासागर के तट पर बसा छोटा देश है, जहां चीन अपनी मौजूदगी स्थापित करने की योजना पर लंबे समय से काम कर रहा है। इससे चीन की तैयारी फारस की खाड़ी के आसपास न सिर्फ अमेरिकी नौसेना को चुनौती देने की है, बल्कि भारतीय नौसेना के लिए भी वो चुनौती बनना चाहता है, जो हिंद महासागर इलाके में एक बड़ी नौसेना, एक बड़ी ताकत है। जिबूटी में चीन के पूरी तरह से ऑपरेशनल बेस की तस्वीरें ऐसे समय आई हैं जब चीन ने 25,000 टन के सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में तैनात किया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं इस पूरे इलाके की जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में, और इसमें यह है जिबूटी और उधर दूसरी ओर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। वहां भी चीन अपना बेस बना चुका है और श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह तो चीन ने 99 साल की लीज पर ले ही लिया है। एक तरह से यह अब 99 साल के लिए उसका ही है। अब हम दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिबूटी की। जिबूटी में चीन ने $590 मिलियन की लागत से अपना नौसेना बेस बनाया है। यहां 2016 से ही निर्माण चल रहा है। यह नौसेना बेस सामरिक तौर पर अहम बाब अल मंदेब स्ट्रेट के साथ लगा है, जहां से स्वेज नहर की सुरक्षा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर की बहुत बड़ी भूमिका है। खास बात यह है कि इमेजरी प्रोवाइडर मैक्सर की इन तस्वीरों में 320 मीटर लंबे बर्थिंग एरिया के साथ लगा चीन का यूजाओ क्लास लैंडिंग शिप भी तैनात दिख रहा है। उस एप्रन के करीब है ये, जहां से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन संचालित किए जाते हैं। और यह है चीन का वो 25,000 टन का बड़ा युद्धपोत, जो 800 जवानों के साथ कई तरह के फौजी वाहन, एयर कुशन्ड लैंडिंग क्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर ले जा सकता है। करीब एक हफ्ते पहले ली गई इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए एप्रन एरिया भी साफ दिख रहा है। यहां रनवे पर कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटी भी, प्रशिक्षण की जो गतिविधियां हैं वो भी यहां दिख रही हैं। और कुछ ही दूरी पर एक नई इमारत को बनाने का काम भी चल रहा है। इसका क्या मकसद है यह भी स्पष्ट नहीं है। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भी सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। यहां एक कंटेनर ये स्थापित हैं, एक फॉर्मेशन है कंटेनर्स की, और ये आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस की ट्रेनिंग में मदद कर सकते हैं। यहां से ऑपरेशंस संचालित किए जा सकते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस। और अब इस बड़े वाइड शॉट में आप इन सभी चीजों को एक साथ देख सकते हैं। युद्धपोत जो चीन ने वहां तैनात किया है, ये पूरा बेस और प्रशिक्षण की सुविधाएं, तो ये एक नई चुनौती है हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए।
और अंत में अब एक नजर डालते हैं चीन के सैटेलाइट और मिसाइल ऑब्जर्वेशन शिप युआन वांग 5 पर। यह युद्धपोत श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुका हुआ है। इसके सैटेलाइट और कम्युनिकेशन डिश साफ दिख रहे हैं और यह युद्धपोत एक ऑयल टैंक फार्म के ठीक बगल में है और लगता है कि जैसे इसमें रिफ्यूलिंग हो रही है। और ये रिफ्यूलिंग ऐसे समय पर, यह तस्वीर ऐसे समय पर आई है जब श्रीलंका के पास अपने नागरिकों की मौलिक जरूरतों के लिए भी ईंधन की भारी किल्लत है। तो ये तस्वीरें, सैटेलाइट से मिली हुई तस्वीरें, चीन की पूरी व्यूह रचना, उसका जो पूरा का पूरा विस्तार है हिंद महासागर इलाके में, ये भारत के लिए एक नई चुनौती की तरह खड़ा हुआ है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।